हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर की सीरीज। अभी जब अपन बात करेंगे इस वीडियो में एक बहुत ही यूनिक टॉपिक की बात करेंगे जो है इंडियन लिटरेचर के बारे में। अब ये यूनिक मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ध्यान रखिएगा, जो इंडिया की जो लैंग्वेज फैमिली है वो अपन ने पिछले वीडियो में खत्म किया था, बट यहां पर अपन लिटरेचर और लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो जब लिटरेचर की बात करते हैं तो भारत में इतनी भाषाएं हैं, जैसे कि टोटल 22 तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा हर 5 कोश में ऐसा कहा जाता है नई भाषा आती है। अब आप खुद समझिए, यदि अपन हर भाषा के लिटरेचर को पढ़ने लगे तो आपका सिलेबस पूरे के पूरी एक पीएचडी कर लेंगे तब भी खत्म नहीं कर पाएंगे। तो क्या इस टॉपिक को छोड़ दें? नहीं, नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। बट आई हैव समराइज्ड सारे के सारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लिटरेचर के, जो बुक्स हैं, किस किस पीरियड के क्वेश्चंस लगातार ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हर समय में बुक्स लिखी गई है, लेकिन कभी कोई बुक को कोई राजा लिखेगा, कोई किंग लिखेगा, तो वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राजा कितने लोग बुक लिखते हैं, कितने राजा आर्टिस्टिक होते हैं। इसी वजह से आप समझिए। तो ये जो टॉपिक है कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव इस टॉपिक में करना पॉसिबल ही नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी बुक्स हैं, लिटरेचर हैं, वो सारी इस वीडियो में कवर्ड रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जब बात करेंगे तो वेदा पीरियड में जा रहे हैं, और वेदा में सबसे पुराना पीरियड होता है ऋग्वेदा, जिसमें बुक भी लिखी गई है ऋग्वेदा, और इस सोसाइटी को ऋग्वेदिक सोसाइटी कहा जाता था। तो अपन देखते हैं, ऋग्वेदा वॉज ओरिजिनली कंपोज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो ऋग्वेदा कौन सी भाषा में कंपोज है? ये अपन ने पिछले वीडियो में भी किया है, संस्कृत भाषा में कंपोज की गई थी। तो जितने भी वेदास थे ओरिजिनली क्या थे, इन्हें लिखा नहीं गया था, ये ओरली ट्रांसफर्ड होते थे जनरेशन से, यानी कि जनरेशन से एक दूसरे से ओरली ट्रांसफर किया जाता था। बट फिर लोगों को लगा, ब्राह्मण्स को, कि कहीं ये नॉलेज जो इतनी जनरेशन से अपन ने नॉलेज गेन की है, कहीं वो विलुप्त ना हो जाए, और इसी वजह से लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, ब्राह्मणों ने, और इसे कंपाइल करके सबसे पहली बार संस्कृत भाषा में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी। तो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ऋग्वेदा? यदि आप देखोगे तो 10 भागों में डिवाइडेड है, और इसमें टोटल 1028 हाइम्स लिखी गई हैं, यानी कि आप श्लोक की तरह मान सकते हो, जो गाने की तरह गाए जाते हैं, 1028 हाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द वेदा विथ इट्स कंटेंट, यानी कि कौन से वेदा में क्या कंटेंट लिखा गया है। अब देखो, डेप्थ में जानना इसमें भी पॉसिबल नहीं है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर क्या है वो अपन समझते हैं। देखो, सबसे आसान है समवेदा, क्योंकि सम का मतलब खुद होता है मेलोडी या म्यूजिक। तो जो भी म्यूजिक जो मानी जाती है आज के हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक है, कहीं ना कहीं इसी समवेदा से डिराइव्ड है। तो इट इज रिलेटेड टू मेलोडी एंड सॉन्ग। इसके बाद अथर्व वेदा जो थी, ये सबसे लास्ट में लिखी गई थी, और इस वेदा में जो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उनके सॉल्यूशंस, और बहुत सारी डिसीजेस के बारे में भी बताया गया है। काले जादू के बारे में, कैसे हमें अपने बीमारियों, जो कॉमन एलिमेंट है जैसे कि डायरिया हो गया, कुछ और लोकल प्रॉब्लम्स हो गई, उनसे कैसे बच सकते हैं, वो इसी अथर्व वेदा में लिखा गया है। तो इट इज अबाउट ब्लैक व्हाइट मैजिक एंड एवरीडे प्रॉब्लम्स, प्लस डिसीजेस के बारे में भी, इनसे कैसे बच सकते हैं, इसमें कहा गया है। इसके बाद यदि अपन ऋग्वेदा की बात करें, जो दुनिया का सबसे ज्यादा एंशियंट टेक्स्ट माना जाता है, इसमें क्या लिखा गया है? प्रॉस्पेरिटी एंड नेचुरल ब्यूटी के बारे में लिखा गया है। और यजुर्वेदा के बारे में पढ़े तो अपन राइट्स एंड मंत्रास फॉर सैक्रिफाइसेस, यानी कि जो जितने भी ऋग्वेदा में रिचुअल्स बताए गए हैं, उन रिचुअल्स को करते समय क्या आपको डेप्थ में करना चाहिए, कैसे मंत्रों को फॉलो करना चाहिए, वो किस में बताया गया है? यजुर्वेदा में। तो बेसिक कंटेंट आपको पता होना चाहिए समवेदा, अथर्ववेदा, ऋग्वेदा और यजुर्वेदा का। नेक्स्ट अपन आते हैं ब्राह्मणास के बारे में। अब देखो, हर वेदास जो थे उनके साथ अलग अलग बुक अटैच थी, जैसे कि ब्राह्मणास, आगे अपन देखेंगे आरण्यक्यास अटैच थी। अब ये क्या था, और ज्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करते थे वेदास के बारे में, और इसी वजह से आप देखोगे इन्हें भी अलग अलग समय पर कंपाइल किया गया। जैसे ब्राह्मणास को 900 से 700 बीसी के बीच में कंपाइल किया, 1000 से 1300 बीसी के आसपास जो है
यहां पर वेदास को कंपाइल किया गया था। अब ब्राह्मणास बेसिकली क्या करता है कि ये जो है, अब आप ब्राह्मणास से क्या सोचो, आप एक तरीके से ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण क्या करते हैं, ये एक ट्रिक है, दिस हैज नथिंग टू डू विद द ओरिजिनलिटी। ब्राह्मण आपको रिचुअल समझाते हैं, तो उसी तरीके से जो भी आपको वेदास में लिखा गया है उसके पूरे के पूरे रिचुअल क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, इसको जो समझाता है बुक, उस बुक को कहा गया है ब्राह्मणास। यानी कि वेदा की एक एक छोटी बारीकियों को कैसे एक्चुअली परफॉर्म किया जाना चाहिए और कुछ हद तक क्यों परफॉर्म किया जाना चाहिए, इसका जो असेसमेंट है वो ब्राह्मणास देते हैं। नेक्स्ट आता है, अब अगली बुक जो है वो है आरण्यक्यास। आरण्यक्यास जो है, ऐसा होता है बेसिकली, जो जंगल में घूमते हुए साधु लोग होते हैं, मॉन्क्स लोग, उन्होंने बुक्स को, उनकी नॉलेज को कंपाइल करके ये बुक लिखी गई थी आरण्यक्यास। तो देखते हैं इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू आरण्यक्यास? सबसे पहले, रिटन इन फॉरेस्ट फॉर द हर्मिट्स एंड स्टूडेंट ऑफ द वेदास, बिल्कुल ऐसे ही, इसे भी वेदास के साथ, हर वेदा की बुक के साथ अटैच किया जाता है। और अ चेंज फ्रॉम मटेरियलिस्टिक रिलीजन टू स्पिरिचुअल रिलीजन, ये भी सही है। अब देखो, यदि आप वेदास की बात करोगे तो अपन ने पहले भी बात करी है कि जो ऋग वैदिक पीरियड के बाद जो जितने भी आगे टेन्योर आए, उसमें क्या हुआ, जो रिचुअल एस्पेक्ट है कि ब्राह्मण लोगों ने क्या कर दिया, उसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। सारी रिलीजियस सेरेमनीज में ज्यादा ध्यान दिया गया कि आपको ये करना है। तो इससे उठकर आरण्यक्यास बनी, जो जंगल में घूमते हुए हर्मिट्स या साधु संत बनाए, उनका क्या कहना था, हमें धर्म से, बेसिकली रिलीजियोसिटी से हटकर, रिलीजियस होना यानी कि होता है धार्मिक होना, रिलीजियस से उठकर हमें स्पिरिचुअल बनना है। इसका क्या स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें यह करने की जरूरत है, ऐसा कहा है। बजाय अपन को रिलीजियस सेरेमनी पर ध्यान देना, ये क्या बताता है, हमें स्पिरिचुअलिटी को ध्यान देना है। और यही जो है आरण्यक्यास का मेन उद्देश्य है बताने का। दे आर लाइक अ ब्रिज बिटवीन वेदास, ब्राह्मणास एंड उपनिषद्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। बेसिकली ब्रिज मतलब जहां पर ब्राह्मणास ने अपन को क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या है, रिचुअल की जाती है, ऐसे करना है आपको रिचुअल। वहीं पर उपनिषद्स क्या होता है, और ज्यादा, अभी आगे अपन उपनिषद्स के बारे में बात करेंगे। तो उपनिषद क्या होता है, जब बेसिकली जब गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर जो शिष्य रहते हैं आश्रम में जाते थे, तो गुरु के आसपास बैठकर जो भी गुरु उन्हें समझाते थे, और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप स्टूडेंट की तरह अपने आप को इमेजिन करो, तो ये क्वेश्चन आते हैं कि सर ये पूजा कर रहे हैं, ये अपन सेरेमनी करें, ये क्यों कर रहे हैं, आप इसका इंपॉर्टेंस बताओ, हमें ये क्यों करनी चाहिए। तो उस तरीके के जितने भी जो फिलोसॉफिकल तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों के दिमाग में, वो सब क्या पार्ट बने, उपनिषद के पार्ट बने। और आरण्यक क्या गया, उससे और ज्यादा एक स्टेप आगे चले गया, जो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पर ध्यान देता था। तो एक तरीके से ये ब्रिज एक्ट करता है वेदास के, ब्राह्मणास और उपनिषद के बीच में। सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। आई होप इससे समझ में आ गया होगा वेदास का क्या मतलब होता है, क्या नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आरण्यक्यास स्पिरिचुअल साइड में, ब्राह्मणास क्या है, रिचुअलिस्टिक साइड पर ध्यान देते हैं। वहीं उपनिषद जो है, आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, जो बच्चों के डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो दिस आर द बेसिक एस्पेक्ट अपन ने देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वैदिक लिटरेचर इज ट्रू, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये तमिलनाडु पीएससी के क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस मैं पिक करता हूं मोस्टली किसी ना किसी एग्जाम में रहते हैं, या कभी एग्जाम में नहीं रहते हैं तो मैं खुद उनसे बनाता हूं और फिर उसे तरीके से कंटेंट कवर करता हूं। तो ब्राह्मणास आर द ट्रीटिसेस रिलेटेड टू प्रेयर एंड सैक्रिफाइशियल सेरेमनी, देखा है अपन ने, सेरेमनी को डिटेल में समझाते हैं, रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट को, सही है। The Upanishads are the philosophical texts dealing with topics like soul, absolute origin of the world and mysteries of the nature, बिल्कुल ऐसे ही, ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आता है, the Aranyakyas are called the country books, गलत, कंट्री में नहीं बनाया जाता, इन्हें जंगल में बनाया जाता है। अभी अपन ने देखा जंगल में जब ऋषि मुनि घूमते घूमते जो फिलोसॉफिकल से और ज्यादा बढ़कर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स पर ध्यान देते हैं, वो बनाते हैं आरण्यक्यास। द ऑथर ऑफ द रामायण वॉस वेदव्यास, बिल्कुल गलत, रामायण के ऑथर कौन थे, वाल्मीकि जी थे, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। एंड दैट ऑफ द महाभारत वॉस वाल्मीकि, महाभारत के ऑथर जो थे वो थे वेदव्यास, उल्टा लिख गया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसी वजह से। तो फोर्थ, तो आंसर क्या हो गया, 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
सो बेसिकली उपनिषद के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो गुरु के आसपास बैठ के शिष्य नॉलेज इंक्वायर करते थे, जो बेसिकली फिलोसॉफिकल मैटर को डील करते हैं, यानी कि हमारा सोल कैसे होता है, इस धरती का निर्माण कैसे हुआ, हमारे जीवन के बाद क्या होगा, क्या हम मिट्टी में मिल जाएंगे, या कुछ इस तरीके के जो बच्चों को प्रश्न आते हैं, फिलोसॉफिकल मैटर्स पढ़ाई करते हैं तो अपना दिमाग घूमता है ना इधर उधर, वही वाले क्वेश्चन आप एक तरीके से याद करने के लिए समझ सकते हो। सो नेक्स्ट आता है पंचतंत्र वॉज ओरिजिनली रिटन बाई, एमपीपीएससी का क्वेश्चन है, किसने पंचतंत्र लिखा? हम सब ने पढ़ा है पंचतंत्र बचपन में। क्या होती है? छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जो हमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मोरल लेसन सिखाती है। तो ये जो अंत में एक शिक्षा, एक एथिकल लेसन या मोरल लेसन देने की कोशिश करते हैं, ये किसने लिखा है? ये विष्णु शर्मा, ये पंडित थे, उन्होंने ये लिखा है। तो दिस वॉज अ बेसिक आइडिया। इसके अलावा एक हितोपदेश भी ऐसा ही कुछ है, जो छोटी छोटी स्टोरी बनाते हैं, फेबल्स बनाते हैं, जो कि नारायण पंडित द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा भी क्या, छोटे छोटे एनिमल के बारे में और इस तरीके की छोटी स्टोरीज बताते हैं, और इनका काम क्या है? अगेन मोरल वैल्यूज टीच करना। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र ये दिया गया है विष्णु शर्मा जी के द्वारा, और हितोपदेश जो है वो बनाया गया है नारायण पंडित के द्वारा। नेक्स्ट अपन आते हैं क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के बारे में। यहीं पर अपन ने दो एपिक्स की ऑलरेडी बात कर ली है, जिसमें आते हैं महाभारत और दूसरा आता है रामायण। ये दोनों भी संस्कृत में ही लिखे गए हैं। अब संस्कृत जब अपन बात करते हैं लिटरेचर की, तो याद करिए अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक ऑलरेडी पढ़ चुकी है, जो कि है अष्टध्यायी, जो पनिनी जी ने लिखी थी। ये अपन ने ऑलरेडी बात कर ली है। ये बुक अष्टध्यायी किस बारे में बात करते हैं? तो ये पूरा का पूरा संस्कृत ग्रामर को समराइज करती है, क्या क्या ग्रामर कैसे इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात है, वो है नाट्य शास्त्र। ये बुक क्या करती है? ये संस्कृत के जितने भी इंपॉर्टेंट ड्रामास हैं उसके क्या रूल्स होने चाहिए वो इसे समराइज करती है। किसने लिखा था? भारत ने लिखा था। तो ये सारी बुक्स कई बार पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब देखो यहां से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बीच बीच में आते रहते हैं, हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लगे, बट एक पेज याद करने में कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगना है और इजी है। तो अब कुछ मेजर जो ड्रामास हैं उनके बारे में बात करते हैं जो संस्कृत में लिखे गए हैं। तो सबसे पहले संस्कृत ड्रामा का सबसे कॉमन नाम जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक नाम आता है, वो है कालिदास। अब देखो जो कालिदास का जो जॉनरे था वो बहुत ही सिंपल। नॉर्मली इन्होंने क्या लिखा? कुछ एपिक्स लिखी हैं, और ड्रामा में इन्होंने बेसिकली लव स्टोरीज लिखी है। लव स्टोरी में यदि आप देखोगे, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन सिंपल है, ध्यान रखिएगा। मलाविका अग्निमित्र, दो लोगों की प्रेम कथा, मलाविका और अग्निमित्र दोनों की प्रेम कथा को इस ड्रामा में दिखाया गया है। इसके बाद क्या है? विक्रम उर्वशी, क्या दिखाया है? विक्रम और उर्वशी की प्रेम कथा इसमें दिखाया गया है। उसके बाद शकुंतलाम, तो अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, शकुंतलाम की स्टोरी तो सभी को पता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विशाखा दत्ता। ये जो दोनों हैं कौन से टेन्योर के हैं? गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट संस्कृत राइटर्स हैं। पढ़ा है अपन ने गुप्ता पीरियड में क्या हुआ था? संस्कृत को ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज की तरह डिक्लेयर कर दिया गया था। इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं गुप्ता पीरियड में लिखे गए हैं। विशाखा दत्ता में दो प्ले हैं, मुद्राक्षसा और देवी चंद्रगुप्ताम। इसमें एक प्ले आपको जरूर याद रखना है, वो है मुद्राक्षसा। अब ध्यान रखिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है मुद्राक्षसा, क्योंकि ये बताता है, ये गुप्ता पीरियड का है और ये बताता है मौर्यन पीरियड के बारे में। तो ये पूरा का पूरा मौर्यन हिस्ट्री को समझाता है, कैसे चंद्रगुप्ता जी ने मिलकर, चंद्रगुप्ता ने कौटिल्य के साथ मिलकर नंदा डायनेस्टी को ओवरकम किया था, उन्हें ओवरथ्रो कर दिया था। और ये आप सोचो, मौर्यन डायनेस्टी बीसी के टेन्योर में थी, और ये जो आता है गुप्ता पीरियड 400 सी के टाइम पीरियड का है। इतने बाद एक प्ले ने बताया मौर्यन हिस्ट्री के बारे में। इसी वजह से मौर्यन हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रामा है जो विशाखा दत्ता का है, मुद्राक्षसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक पूरे की पूरे मौर्यन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझाता है, इसलिए जरूर याद रखिएगा। मुद्राक्षसा कौन से टेन्योर में लिखा गया? गुप्ता टेन्योर में। किसके द्वारा? विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट अपन कुछ छोटे छोटे प्लेस है वो और ध्यान रख लीजिएगा। ये हर्षवर्धन है, इन्होंने लिखा एक रत्नावली। ये रत्नावली कई बार पूछा गया है। और प्रियदर्शिका, ये आप यूपीपीएससी के अलग अलग एग्जाम में देखोगे तो ये प्ले के बारे में बहुत बार पूछा गया है। बस नाम ध्यान रख लीजिएगा, हर्षवर्धना ने दो प्ले लिखा।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, संस्कृत लिटरेचर की बात कर रहे हैं तो मनुस्मृति लिखे बिना अपन को भूलना नहीं है। मनुस्मृति को अभी भी रिसेंटली सरकार के कुछ में मेंशन था, कुछ न्यूज में, तो ध्यान रखिएगा। मनुस्मृति जो है मनु जी ने लिखा था। अब इसमें क्या किया है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट डिस्क्राइब किया गया है। जब मैं सोशल कोड ऑफ कंडक्ट बोल रहा हूं, यानी कि अलग अलग कास्ट के लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या ऑक्यूपेशन करना चाहिए, इन्हें कितनी प्रॉपर्टी, जैसे विमेन है तो विमेन को कितनी प्रॉपर्टी का हक है, शेड्यूल कास्ट को कैसा हक है, ये सारी के लिए एक सोशल कोड डिस्क्राइब किया गया है। अब ये जो है ये काफी ऑर्थोडॉक्स है, जिसमें कास्ट बेस्ड हायरार्की को काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है और उसी बेसिस पर इस धर्मशास्त्र को लिखा गया है। इसी वजह से आप देखोगे जितने भी लिबरल लोग हैं वो मनुस्मृति को हाईली डिसरिगार्ड करते हैं, जिसमें में से एक हमारे हिस्टोरियन B.R. अम्बेडकर भी थे, जिन्होंने ओपनली कई बार मनुस्मृति को आग लगाई है और कहा है कि मनुस्मृति एक ऑर्थोडॉक्सियल एलिमेंट है जो कि प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, कौटिल्यास अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। तो ये फिर अपन आ गए कौन से पीरियड में, मौर्यन पीरियड में। मौर्यन पीरियड में कौटिल्या ने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। इस अर्थशास्त्र का अभी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी कई बार जिक्र किया है अभी इस टेन्योर में, और उन्होंने क्या है, ये बुक जो है पूरी की पूरी डिप्लोमेसी के बारे में बात किया है, कैसे स्टेट को रूल करना चाहिए, क्या टैक्टिक्स अपनाना चाहिए, और बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक स्टेटमैनशिप माना जाता है। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट्समैनशिप, ध्यान रखिएगा, अर्थ का एक्चुअली मतलब होता है पैसा, लेकिन ये पैसे से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी की नहीं बल्कि डिप्लोमेसी के बारे में भी बात करती है। तो एग्जाम में यदि आपको नहीं पता रहेगा तो हो सकता है आप इकोनॉमिक पॉलिसी मार दो, लेकिन ये क्वेश्चन और ज्यादा इस बुक के बारे में डील किया करता है। नेक्स्ट एक और बुक आते हैं अपन संस्कृत में, जो कि है चरक। चरक वॉज अ मेंबर ऑफ द कोर्ट ऑफ। अब चरक जी इसलिए फेमस हैं क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी चरक सुश्रिता। ये जो बुक है किस बारे में है, ये आयुर्वेदा की एक मेजर बुक है। ऐसा ही एक और बुक है सुशीर संहिता, वो किसके बारे में है, सर्जरी के बारे में है। ये चरक कौन से कोर्ट के मेंबर थे, तो ये जो कनिष्क है उस रूलर के कोर्ट के मेंबर थे। ये सेकंड क्वेश्चन पीरियड के अंदर आता है, और जो कनिष्का हैं इन्हें आप बहुत सारी चीजों में जब अपन बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे तब भी कनिष्क का जिक्र होगा, जहां पर अपन ने देखेंगे कि इन्होंने एक बुद्धिस्ट का पूरा कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था और यहीं से महायान बुद्धिज्म की शुरुआत होती है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, चरक किसके अंदर आते हैं, कनिष्क के अंदर रूल में सेटअप किए थे। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ ऐसी बुक आपको जरूर याद रखनी है जो अगेन किसी ने किंग ने लिखी है। कोई भी राजा अपने रूल के बारे में लिखता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के। ऐसी एक बुक आती है राज तरंगिनी, दिस इज रिटन बाय कल्हान इज। ये बुक जो है आप देखोगे ये कश्मीर की पूरी हिस्ट्री बताती है। तो कश्मीर की हिस्ट्री में जब बताती है तो यहाँ पे सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, क्या पूरा का पूरा कल्चरल बैकग्राउंड है वो कश्मीर के बारे में बताती है। तो ये इट इज अ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कल्हान के द्वारा में लिखी गई है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्कृत में लिखी गई है, नंबर 1, और दूसरी चीज कौन से पीरियड में लिखी गई है, मेडिवल इंडिया के पीरियड में। तो ध्यान रखिए, मेडिवल इंडिया में क्या संस्कृत यूज की जा रही थी, नहीं यूज की जा रही थी। यानी कि मेडिवल इंडिया में संस्कृत भाषा में लिखे जाने वाले कुछ एक टेक्स्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आता है राज तरंगिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अपन ने चरक की बात कर ली, सुश्रुत में आपको बताया जो इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जहां चरक आयुर्वेदा के बारे में डील करते हैं, वहीं सुश्रुत जो है बहुत सारी सर्जरीज के बारे में इलस्ट्रेट करते हैं इन डेप्थ, कैटरैक्ट की सर्जरी में, लिम्स को काटने की सर्जरी में, इस तरीके का बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 और बुक मैं कहूंगा आपको याद रखने के लिए, एक है आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया बुक, बहुत फेमस है, और ऑब्वियसली अपन जानते हैं ये किससे होगी, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होगी। आर्यभट्ट क्या करते थे सबको पता है। और आर्यभट्ट के ही जैसे एक और गुप्ता पीरियड में ही, ये दोनों गुप्ता पीरियड में थे, गुप्ता पीरियड में ही वराह मिहिर थे, उन्होंने भी 2 इंपॉर्टेंट बुक लिखी, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट था बृहत संहिता और दूसरा था पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका यानी कि ये बेसिक कंपोजिशन ऑफ एवरी बॉडी पे गए थे, और बृहत संहिता में आर्यभट्टिया टाइप से एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात की गई थी।
तो दोनों की दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो बुक्स है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन ये सारी चीजें एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाती है, तो प्लीज इन्हें छोड़ के मत जाइएगा। इतना ही आप कर लेंगे, आपके एक आध क्वेश्चन जरूर आगे बन जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैच द फॉलोइंग, तेलंगाना पुलिस एसआई का क्वेश्चन है। ये जो है यहां से अपन आते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, और जब अपन बुद्धिस्ट लिटरेचर करें तो मैंने आपको बताया है बुद्धिस्ट के जितने भी लिटरेचर थे वो कहां पर लिखे गए हैं, कौन सी भाषा में, वो लिखे गए हैं आम लोगों की बोलचाल की भाषा में, जो पाली में लिखे गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक अपन संस्कृत भाषा में बात कर रहे हैं, नाउ विल बी मूविंग टूवर्ड्स प्राकृत, पाली, मगधी, ये सारी भाषा की तरफ जो जो इंपॉर्टेंट है उन पर मूव करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने ऑलरेडी बात की थी कल त्रिपिटकास के बारे में। त्रिपिटकास क्या होती हैं? ये अलग अलग कैनोनिकल लिटरेचर होती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी जो धर्म होता है उसमें दो तरीके के लिटरेचर होते हैं। सबसे पहला होता है कैनोनिकल लिटरेचर। कैनोनिकल का मतलब होता है रिलीजियस लिटरेचर, यानी कभी भी कोई रिलीजियस चीजों के बारे में बताता है तो वो हो जाता है कैनोनिकल। दूसरा आएगा नॉन कैनोनिकल। नॉन कैनोनिकल मतलब कि जो फोक स्टोरीज जो धर्म से ओरिजिनेट होती है, जैसे कि यदि अपन बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो बुद्धिस्ट लिटरेचर में कैनोनिकल में अपन ने क्या बात करी थी, पाली भाषा में लिखे हुए त्रिपिटकास की, जिसमें अपन ने बात करी थी 3 इंपॉर्टेंट बुक है। वहीं पर यदि अपन नॉन कैनोनिकल की भी कल बात कर चुके हैं, वो है जातक स्टोरीज, जो कि बुद्धा के प्रीवियस जन्म के बारे में वो क्या थे उनके बारे में बताती है। तो जातक स्टोरीज एंड त्रिपिटकास। अब जो त्रिपिटकास है आप देखोगे जो कि कैनोनिकल या रिलीजियस लिटरेचर है बुद्धिस्ट में, वो 3 टाइप के लिटरेचर हैं, विनय पिटक, सुत पिटक एंड अभिधम पिटक। ये तीनों में क्या कंटेक्स्ट है ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो विनय पिटक क्या है, जो भी क्या होते हैं जब कलेक्ट होते हैं किसी मोनास्ट्री में, तो उन्हें क्या क्या मॉन्क्स को रूल फॉलो करना पड़ता है वो पता चलता है विनय पिटक में। तो कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। अभिधम पिटक, धम में क्या है, धर्म छुपा है, यानी कि जितने भी जो फिलोसॉफिकल मैटर्स हैं या जो इस तरीके के मैटर्स हैं जो धर्म से रिलेटेड है, वो किस में आएंगे, अभिधम पिटक में। तो फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस ऑफ किसके, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन की, जितने भी बुद्धिस्ट लर्निंग्स हैं नॉर्मली जो हैं बुद्धा ने क्या क्या टीचिंग्स दी, उनकी जो फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस हैं वो आती हैं अभिधम पिटक में। वहीं पर सुत पिटक में जो बुद्धा ने कहा उन वर्ड्स को लिखा गया है। तो सुत पिटक इज सरमॉन्स एंड सेइंग्स ऑफ बुद्धिज्म। और जातक स्टोरी जो अपन ने देखा एक नॉन कैनोनिकल ब्राह्मण बुद्धिज्म लिटरेचर है, वो क्या है, बुद्धा के प्रीवियस जन्म के बारे में बताता है। सो दिस इज द आइडिया, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट अपन आते हैं, विच लिटरेरी वर्क इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ सतवाहनास। अब ये एक ऐसी बुक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान रखिएगा। नॉर्मली सतवाहना पीरियड का लिटरली वर्क एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसी से नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिस इज गथ सप्तसती ऑफ हाला। अब इसे क्यों कहा इंपॉर्टेंट कहा गया है, क्योंकि याद कीजिए अपन ने सतवाहनास के बारे में क्या पढ़ा था, ये प्रकृत, और प्रकृत में भी कौन सी, महाराष्ट्री प्रकृत को यूज करते थे, ये उनकी ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज थी, ये ब्राह्मण्स थी। तो ये जो बुक है गथ सप्तसती, इसे कहा जाता है ऑपोजिट ऑफ कामासूत्र। जहां पर कामासूत्र जो बुक है एंशंट ओरिजिनल बुक है इंडिया में लिखी गई, वो किसके बारे में बताता है, वो अलग अलग सेक्सुअल डिजायर्स के बारे में बताता है और इससे रिलेटेड कंडक्ट बताता है। वहीं पर जो गथ सप्तसती है वो ये बताता है कि कैसे सेक्स और प्यार, लस्ट के ऑपोजिट अफेयर्स भी हो सकते हैं, उसका उल्टा परिणाम भी हो सकता है। इसी वजह से इस बुक को ऑपोजिट ऑफ कामासूत्र भी कहा जाता है। इस वजह से कई बार इस बुक के बारे में पूछा जाता है। किन्होंने लिखा, हाला ने लिखा। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैन लिटरेचर के बारे में। जैन लिटरेचर के बारे में अपन ने ऑलरेडी कल बात कर चुकी है। इसमें भी 2 लिटरेचर होंगे, कैनोनिकल यानी कि रिलीजियस, और दूसरा आएगा नॉन रिलीजियस, दोनों के दोनों लिटरेचर रहेंगे। अब यहां पर जो आपको ध्यान रखना है, इसमें अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं आगम्स के बारे में, जो कि जैन का अर्धमगधी में लिखा हुआ रिलीजियस अफेयर्स बुक है। तो अ कलेक्टिव टर्म यूज बाय द जैन्स फॉर देयर सेक्रेड बुक। सेक्रेड बुक यानी कौन सी बुक बात कर रहा है, कैनोनिकल या रिलीजियस लिटरेचर के बारे में, तो वो है आगमास। कौन सी भाषा में लिखी गई है, कल अपन ने बात करी है
अर्ध मगधी में ये लिखी गई बुक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं तेलुगु लिटरेचर के बारे में। अब तेलुगु लिटरेचर के बारे में बिल्कुल ज्यादा नहीं पढ़ना है, यहां पर अपन एक मेजर कारण से इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो विजयनगर पीरियड था, ये जो था सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर माना जाता है तेलुगु के टर्म्स में। ऐसा इसलिए अपन कह रहे हैं क्योंकि जो कृष्णदेवराय थे वो कई सारे आप देखोगे बुक्स के ऑथर खुद थे, और इसमें यदि आप देखोगे तो ये तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, ये चारों भाषा में बुक लिखे हुए हैं। और राजा हैं, कोई राजा इतना ज्यादा लिटरेरी वे में टैलेंटेड होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था, कृष्णदेवराय ने अपने पूरे के पूरे कोर्ट में बहुत इंपॉर्टेंट 8 लिटरेरी लोगों को पनाह दी थी, और उनका नाम था अष्ट दिग्गज। अष्ट यानी 8, दिग्गज यानी महान पुरुष। तो 8 लिटरेरी पुरुष को दिया था। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बीपीएससी में खासकर कि अष्ट दिग्गज जो थे वो किससे रिलेटेड हैं, किसके कोर्ट में थे। किसके कोर्ट में थे? कृष्णदेवराय में। किससे रिलेटेड है? विजयनगर पीरियड में रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हु रोट अमुक्तमाल्याद। ये अगेन अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं, कृष्णदेवराय की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है कृष्णदेवराय की। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी बुक लिखी है। कन्नड़ में दिनाचारी लिखी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत में इन्होंने जंबावती कल्याण लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अपन तेलुगु में ऑलरेडी देख लिए अमुक्तमाल्याद के बारे में लिखा है। अमुक्तमाल्याद क्या है? ये लॉर्ड विष्णु को जब ये अपने सपने में देखते हैं, उस ड्रीम को ये अमुक्तमाल्याद में बताते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, वो है तमिल संगम लिटरेचर। पढ़ते हैं इसके बारे में क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू संगम लिटरेचर? एसएससी 2022 का क्वेश्चन है। These texts were supposed to be composed and compiled in assemblies of poets. बिल्कुल सही बात है। दूसरा है द संगम लिटरेचर कंपाइल्ड इन assemblies of poets held in मदुरई। ये स्टेटमेंट भी सही है। देखिए हुआ क्या था, संगम एक बहुत लंबा पीरियड था जो कि 300 BC से लेकर 300 AD तक चलता था। यहां पर क्या हुआ था, अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस या मीटिंग्स बुलाई गई थी, 3 बड़े संगम्स बुलाए गए थे, और वहां पर क्या हुआ था, सारे के सारे जो तमिल पोएट्स थे वो मिलकर अपने कंपाइलेशंस को शेयर करते थे और एक बड़ी गैदरिंग होती थी। जैसे आज के टाइम पर आप मान लो कोई बड़ी समिट होती, जैसे मान लो इंडिया में G20 समिट हुई थी, तो वो समिट किस तरीके की डिटेल्स की बात कर रहा है, उसी सारी चीजों को आप मान सकते हो। उस समय एक लिटरली का सबसे बड़ा लिटरेचर का संगम हुआ था जिसे संगम लिटरेचर कहते हैं। किससे एसोसिएटेड है? तमिल संगम, यानी तमिल के लिटरेचर से एसोसिएटेड है। संगम का मतलब क्या होता है? दो लोगों का मिलन। तो जब फ्रेटर्नल होता है, यानी कई सारे लोग जब मिले, अपने लिटरेरी टैलेंट को पूल किए, उसे कहा जाता है संगम। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो 3 संगम हुए थे, तीनों के तीनों किसके अंदर हुए थे? पांड्या डायनेस्टी के अंदर हुए थे। यदि आप देखोगे तो 2 संगम जो हैं उसमें से पहला और तीसरा मदुरई में हुए थे, और एक संगम जो सेकंड वाला है वो कपड़ापुरम में हुआ था। नाम बस ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन कपड़ापुरम के बारे में कम पूछे जाते हैं, नॉर्मली ये पूछा जाता है ऑल द संगम्स वेर हेल्ड इन मदुरई। नहीं, सेकंड संगम कहां पर हुआ था? कपड़ापुरम में हेल्ड हुआ था। इसके अलावा फर्स्ट संगम में कोई भी बुक आज की डेट में शेष नहीं बाकी है। जितनी भी मेजर बुक्स बाकी हैं वो बाकी हैं थर्ड संगम की, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बुक बाकी है वो सेकंड संगम के बारे में ये लिखी गई है, जिसको कहा जाता है टोल्कापय्यम। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जैसे कि अपन ने संस्कृत ग्रामर की अष्टाध्यायी पढ़ा था, याद करिए, जो लिखा था पनिनी जी ने, वैसे ही तमिल ग्रामर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बुक है टोल्कापय्यम। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टोल्कापय्यम इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ ट्रीटिसेस ऑन ग्रामर, तमिल ग्रामर के बारे में है, सही है। इट वॉज कंपोज बिटवीन 1st and 4th century CE, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट भी। अपन ने देखा है फर्स्ट वाला जो है 300 BC में हेल्ड हुआ था, उसके बाद आप देखोगे और आगे आगे होते रहा, तो ये स्टेटमेंट रफली सही आ रहा है। इट वॉज पार्ट ऑफ द संगम कॉर्पस, सही बात है, अपन ने देखा। सेकेंड संगम जो गैदरिंग हुई थी उसमें ये बनाया गया था। इट वॉज कंपोज बाय पनिनी, नहीं बाबा, पनिनी तो संस्कृत के वो थे, उन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था, तो ये पनिनी द्वारा कंपोज नहीं था। ध्यान रखिएगा टोल्कापय्यम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मणिमेकालाई इज फेमस फॉर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि अपने यहां महाभारत रामायण है, वैसे ही ये तमिल की एपिक है। ये क्या करता है? ये एक बुद्धिस्ट कन्वर्टेड लोगों की स्टोरी है।
और तो यहां पर क्या है, संस्कृत एपिक नहीं, संस्कृत एपिक में महाभारत रामायण ही है अपन के पास, तो ये एक तमिल एपिक है। तो दिस इज स्टोरी अबाउट कोवलन एंड मधवाई, जो कि बाद में इनकी लव स्टोरी के बारे में है, इनके मैरिज के बारे में है, जो कि आप देखोगे बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कन्नड़ लिटरेचर के बारे में। देखिए अब बहुत बार आप लोगों को लग रहा होगा बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, हु आर पंपा, राणा एंड पुन्ना। ये कर्नाटक पुलिस का क्वेश्चन है। ये जो है ये 3 जेम्स ऑफ कर्नाटक या कन्नड़ लिटरेचर कहा जाता है। तो ये 3 पोएट थे जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किए हैं कन्नड़ लिटरेचर की तरफ से। तो कन्नड़ लिटरेचर पोएट्स, इसमें जो पंपा है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, ठीक है। नाम ध्यान रखना, कोई मुश्किल बात नहीं है, पंपा, पुन्ना एंड राणा। इसके बाद एक आपको नाम याद रखना है, कवि राजा मार्ग। ये जो बुक है ये अमोघ वर्षा जी ने लिखी है। अगेन अमोघ वर्षा कौन थे, ये एक राष्ट्रकूटा के किंग थे, और इन्होंने बेसिकली क्या किया है, अपने उस पूरे के पूरे टेन्योर को डिस्क्राइब किया है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को, इसी बुक में कवि राजा मार्ग कहा गया है। अगेन राजा ने लिखा है, अमोघ वर्षा जो कि राष्ट्रकूटा के किंग थे, इसलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो नेक्स्ट विल मूव ऑन टू, अब लास्ट एक टॉपिक आ जाता है जो इंपॉर्टेंट है मेडिवल लिटरेचर में। मेडिवल लिटरेचर में देखिए क्या हुआ, यहां पर जो पूरे के पूरे मुगल एम्परर्स आए थे, इन लोगों में एक टेंडेंसी थी कि ये लोग ऑटोबायोग्राफी लिखते थे। तो बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था बाबरनामा। अब जो इनिशियल जो था ये जो लिखी गई थी टर्किश भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद से आप देखोगे यहां से आगे से सब तरफ पर्शियन भाषा का अडॉप्ट की गई। तो जब जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी लिखी गई, तुजुक ई जहांगीरी, ये किस में लिखी गई, पर्शियन में। टर्किश में सिर्फ बाबर की लिखी गई, और हुमायूं, अकबर, सब में यहां से जो भाषा है वो किसकी लिखी गई, वो पर्शियन में लिखी गई। अब एक बुक है हुमायूंनामा। अगेन हुमायूंनामा किसने लिखी थी, बायोग्राफी है, खुद ने नहीं लिखी थी, ये उनकी सिस्टर ने लिखी थी, गुलबादन बेगम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको ध्यान रखनी है, वो लिखी गई है अकबर के टेन्योर में, उसके बारे में देखते हैं। तो अकबरनामा एंड एन ई अकबरी आर रिटन, किसने लिखी थी, तो ये लिखी है अबुल फैजल ने। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा, बार बार इसके बारे में पूछा जाता है। अब देखिए बेसिकली जो अकबरनामा है ये क्या है, ये अकबर के टेन्योर की हिस्ट्री को रिकॉर्ड किया है। ये जो है 3 पार्ट की सीरीज है, जिसका जो 3rd पार्ट है उस बुक का नाम है एन ए अकबरी, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में डील करता है। सो इतना ही आपको ध्यान रखना है। कौन सी बुक है, एन ए अकबरी, अबुल फैजल ने लिखी गई थी, और अकबरनामा की 3rd बुक का एडिशन है। बेसिकली अकबर के टेन्योर की हिस्ट्री के बारे में बात की जाती है। अबुल फैजल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट है, इसीलिए उनकी एक और रचना रुकात के बारे में भी आप ध्यान रख सकते हो। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अकबरनामा और एन ए अकबरी है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं जानता हूं ये थोड़ा सा टफ होगा सबके लिए, टर्म्स कई बार याद रखना मुश्किल रहता है, बट ये करने से हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चंस का आपको एग्जाम में एडवांटेज मिल जाए। क्योंकि ट्रस्ट मी, जितने भी लोग रहते हैं इस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, और वो लास्ट में इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। यदि क्वेश्चन आता है तो यू विल डेफिनेटली हैव एन एज ओवर मेनी अदर्स। So that's all for this video. Thank you and have a great day.